अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ए टू जी इन्फो। और आज हमारा जो है ना, जो हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर का लास्ट पार्ट है कि कैसे हम रिजल्ट या डिस्कशन लिखते हैं और एंड कैसे करते हैं। पेपर के एंडिंग में एक्नॉलेज करना और रेफरेंस ऐड करना। तो जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में उन पार्ट्स का लिंक मौजूद है। टाइटल कैसे लिखना है, ऑथरशिप कैसे देते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि दोबारा बता देता हूं कि हाउ टू राइट एंड पब्लिश अ साइंटिफिक पेपर, ये एक बुक है बारबरा गैशन एंड रॉबर्ट एडे की। तो एट्थ एडिशन है। अगर किसी को ये बुक चाहिए वो मुझे कांटेक्ट करके मेल करके मुझसे ये बुक ले सकता है। तो इस बुक के कुछ समरी मैंने समराइज करके जो है ना वो लिखा था। तो उसी को मैं जो है ना आप लोगों को बता रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ। ये एक बेसिक है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा इन वीडियोस से। बाकी आपको रीडिंग की तरफ जाना होगा। पेपर रीड करने के भी मेथड हैं, कैसे पेपर रीड करना है, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर। मैं फिर फ्यूचर में जो है ना और क्लियर करके जो है ना हर हर सिंपल सिंपल टॉपिक पे कि सर्च कैसे करना है रेलिवेंट पेपर को आपने, और रीड कैसे करना है, उन सब की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। तो आज आते हैं, सबसे पहले हमारा जो पार्ट 4 है उसमें है हाउ टू राइट द रिजल्ट्स, के रिजल्ट्स आपने कैसे लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट को लिखना और पढ़ना ये भी एक ट्रिक है, आपने वो सीखनी है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा इसमें अपने पेपर से, जो मेरा पब्लिश पेपर है उससे। तो हाउ टू राइट द रिजल्ट्स, कंटेंट ऑफ द रिजल्ट कौन कौन से होते हैं। आपको बता दूं रिजल्ट जो है ना कोर डाटा ऑफ द पेपर है। अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो आपका जो है ना पेपर अच्छे जर्नल में जाएगा, पब्लिश होगा, दुनिया उसे साइट करेगी। तो कोर है आपके पेपर का, हार्ट है। रिजल्ट इज द हार्ट ऑफ योर पेपर। मेनली रिजल्ट के जो है ना दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 पे जो है ना, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडिंग द बिग पिक्चर विदाउट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट डिटेल प्रीवियसली प्रोवाइडेड इन मटेरियल एंड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना अपने रिजल्ट के स्टार्ट के सेक्शन में थोड़ी सी अपनी डिटेल देनी है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया क्या है, किस चीज़ पर है। मतलब थोड़ा सा एक पिक्चर बना दे, मतलब सारा का सारा कन्वे हो जाए, आपका मेथड कन्वे हो जाए, आपका एम, आपके ऑब्जेक्टिव सारे स्टार्ट में। और सेकंड वन में आपने क्या है, जो आपका रिजल्ट है, डाटा है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स है, उनको प्रेजेंट करें, उनका रिजल्ट लिख दें। यही दो मेन पार्ट है रिजल्ट के, सिंपल। अब ये है कि कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़ा सा उस पर भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन्युस्क्रिप्ट में जो है ना, यू शुड प्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव डाटा। मो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने बताने होते हैं। आप एंडलेसली रिपीटेटिव डाटा को, मतलब कि पूरे के पूरे डाटा को नहीं बताते। आप देखिए, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से या कोई भी चीज़ से, तो आपके पास जो है ना एक्सेल के बहुत बल्क अमाउंट ऑफ डाटा इकट्ठा हो जाता है। इतनी फाइलें बनती है और आप उनको स्ट्राइव करते करते उनको जो है ना फाइनल एंड में समराइज करते करते आप एक एंड में आते हैं, स्टैट लगाने के बाद जो है ना सॉफ्टवेयर के जरिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आप एक छोटी सी टेबल बनती है। आप ये देख लें कि अगर 1000 सेल्स ऑफ एक्सेल है वो यूज हो रहे हैं, उनमें से जाके आपके सिर्फ 2 या 3 सेल डाटा के बनते हैं, मेन पेपर के डाटा के। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए कि ये देखें, पेपर है, इसमें रिजल्ट्स का सेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा बस आपको बता दूं, पेपर रिजल्ट जब भी पढ़ने हैं आपने, लिखने के लिए भी आप हमेशा स्प्लिट करें इसको। जिस डाटा को आप ऊपर देख रहे हैं कि अगर हम टॉक्सिसिटी, ये है रिजल्ट का, और इस रिजल्ट में जो है ना रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई ये टेबल 1 के रिजल्ट है, तो आपने नीचे टेबल 1 ओपन करनी है। ये है टेबल 1। अब ये देखिए, ये टेबल छोटी सी लग रही है आपको, लेकिन इस एक टेबल के लिए जो है ना बहुत सा डाटा कलेक्ट किया गया है, फिर लिखा गया है। आपने इससे जब भी रिजल्ट को पढ़ना है हमेशा ऐसे पढ़ना है। पेपर पढ़ने की भी थोड़ी सी ट्रिक इस वीडियो में चलो बता दें, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनानी है मैंने कि कैसे आपने रिसर्च पेपर को रीड करना है, अपनी रेलिवेंट चीज कैसे आपने ढूंढनी है। सर्च इंजन हर चीज आपको जो है नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो ये जो है ना टेबल 1 के रिजल्ट जो है ना, देखिए इसको आप जब इस तरह पढ़ेंगे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। वो कहता है कि ये चीजें टेबल 1 में दी हुई हैं और इनका ये रिजल्ट है, इतनी इसका फ्यूचर लिमिट है, ये एफ एल वैल्यूज, ये चीजें। तो ये सब आपको जो है ना इधर नीचे मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट मूव करें इसमें, मतलब कि ये टेबल 2 की तरफ, टेबल 2 का रिजल्ट है। ये टेबल 2 है और इसका ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये पूरा डाटा दिया हुआ है। 20 से लेकर 26 जनरेशन, लगता है छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़ा टाइम लग जाता है इन जनरेशन, इन रिजल्ट को इकट्ठा करते हुए। सेम ऐसे ही अब ये टेबल 3 है। तो टेबल 3 का असल मेन मकसद मैं आपको टेबल 3 दिखाना चाहता था, जो मैं आपको कह रहा था कि एक्सेल के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा डाटा होता है हमारे पास। एक्सेल का एक सेल, उसमें आप पूरी बुक लिख सकते हैं। एक्सेल का एक सेल अनलिमिटेड, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप 1000 सेल्स एक्सेल के हों तो आप जब जाके जो है ना, सिर्फ आप एक पैरामीटर जो मैं ये दिखा रहा हूँ, लार्वल सर्वाइवल, अगर आपने निकालना है सारे डाटा के अंदर से,
तो जब जाके आपको ये एक पैरामीटर पूरा 4 स्ट्रेंस हैं उनका ये क्लियर होगा। तो ये छोटी सी टेबल जो है ना, इसे बनाने के लिए भी आपको जो है ना एक्सेल की बहुत ज्यादा डाटा रिक्वायर होगा। तो ये है, आपने रिजल्ट हमेशा इस तरह पढ़ने हैं, स्प्लिट करके। ऊपर टेक्स्ट हो, नीचे टेबल हो, टेबल ऊपर हो, टेक्स्ट नीचे हो, ताकि रेलिवेंट आपको जो पढ़ रहे हो कि भाई ये फर्स्ट चीज का रिजल्ट है, ये लार्वल सर्वाइवल का ये लाइन है, तो लार्वल सर्वाइवल आप यहाँ से देखेंगे कैसा लिखा हुआ है। इस तरह आपने हमेशा रिजल्ट को पढ़ना है। ठीक है। तो अब ये है कि स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी, मैं आपको स्टार्ट से कहता आया हूँ कि आपका पूरा पेपर में आपने क्रिस्टल क्लैरिटी से लिखना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी हर चीज, सामने रीडर को इजीली समझ आनी चाहिए आपका पेपर। तो इसीलिए बताया है मैंने, फोकस किया दोबारा कि आपके रिजल्ट में ज्यादा फोकस होना है। स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी के लिए आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल क्लियर हो, स्मार्ट, सिंपल, कंसाइज रिजल्ट। रिजल्ट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट विदाउट वर्बिएज, मतलब लेंथी ना हो, बात को बढ़ाना नहीं है। आपने 5 वर्ड में बात बता सकते हो, आप उसे 500 वर्ड में क्यों ले जाते हैं? ये स्टोरी नहीं है, आपने लोगों को स्टोरी नहीं बतानी है कि कहानी नहीं बतानी है लोगों को बहुत बड़ी बड़ी। आपने मेन टॉपिक के रिजल्ट को कंक्लूड कर देना, सिंपल, बस मेन रिजल्ट बता देने अपने। तो रिजल्ट मस्ट बी प्रेजेंट विद क्रिस्टल क्लैरिटी। हाउ टू हैंडल द नंबर्स, तो ये हो गया रिजल्ट का मतलब। अब रिजल्ट में देखे नंबर्स, ये टेबल्स जो दी हुई हैं इन्हें कैसे हैंडल करना है, बहुत ज्यादा रिजल्ट होते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा। फ्यू डिटर्मिनेशंस शुड बी ट्रीटेड descriptively in the text while repetitive determination should be given in tables or graphs। तो कुछ को जो है ना हम टेक्स्ट में एज अ डिस्क्रिप्शन के तौर पे टेक्स्ट में लिख देते हैं। ज्यादातर जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, ग्राफ या टेबल में देते हैं। अब इधर देख लेते हैं इसके एग्जांपल के तौर पे। तो ये देखें, ये सारे के सारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैंने इस रिजल्ट के अंदर लिखा तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आप ये देखें, मैंने इस रिजल्ट में थोड़े से नंबर्स दिए हुए हैं, इस स्टैटिस्टिकल वैल्यूज दी हुई हैं। तो फ्यू डिटर्मिनेशंस, आप कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, कुछ न्यूमेरिकल्स को आप टेक्स्ट में दे सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये चीज आपको इस टेक्स्ट टेबल में नहीं मिलेगी जो मैंने यहाँ दी है। रिपीट नहीं करना डाटा को बार बार, उधर भी हो उधर भी हो, नहीं। तो जो चीज मैंने यहाँ टेक्स्ट में दी है वो मैंने टेबल में ऐड नहीं की। और बाकी मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो टेबल में दे दिए हैं मैंने, स्टैंडर्ड एरर्स, मीन्स, हर डाटा की सारी चीजें। तो यही बात मैंने इसमें की है कि कुछ को आप टेक्स्ट में लिख दें और मैक्सिमम को आप ग्राफ्स या टेबल्स में बना दें। इट इज ऑफन गुड इंश्योरेंस टू स्टेट व्हाट यू डिड नॉट फाइंड अंडर द कंडीशंस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। तो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये बेटर होता है आपके लिए कि आप वो चीज़ बताएं जो आपको रिजल्ट में नहीं मिली है। मतलब आपको अगर मैक्सिमम चीज़ें यस में आ रही हैं तो एक चीज़ आपकी नो में है, इट्स मीन वो डिफरेंट है, सबसे ऑड वन। पिक द ऑड वन, आपने क्वेश्चंस भी में सॉल्व किए होंगे मैथ में, कोई ऑड वन चीज़ को आपने बताना है अपने रिजल्ट में। ये भी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है ताकि लोग उसी तरफ जाएं फौरन कि यार ये चीज़ ऑड आई है इसकी एक्सपेरिमेंट में। तो आगे जो है ना, स्टैटिस्टिक यूज शुड बी मीनिंगफुल। तो जो स्टैटिस्टिक्स आपने यूज किया उसके मीनिंगफुल होने चाहिए, आप अच्छी स्टैटिस्टिक यूज करें। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये पेपर में देखें, जो ये एफ वैल्यू बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एफ टेस्ट और ये पी वैल्यू लगी हुई है। तो ये अनोवा लगाया है सीआरडी का, कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन का, क्योंकि लेबॉर्ट्री की स्टडी थी तो इधर था। मैं आपको बता दूं कि सीआरडी, आरसीबीडी, एलएसडी, लैटिन स्क्वायर डिजाइन या दूसरे डिजाइन जितने भी हैं फैक्टोरियल हैं, इन सब पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी बनाऊं तो जो स्टूडेंट जो अभी रिसेंट कोई काम कर रहा है सीआरडी पर, आरसीबीडी पर, तो मुझे बताया, मैं उस पर अभी जो है ना अगर अर्जेंट चाहिए तो उन पर अभी बना दूंगा। लेकिन मैं वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को कवर करूंगा। तो अवॉइड रिडंडेंसी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। इसको नॉर्मल लाइफ में भी हम जब बात कर रहे होते हैं, हम पढ़ते थे कि गलत फिक्रात को दुरुस्त करें, उर्दू में पढ़ते थे। तो 5 नंबर की मैट्रिक और एफएससी में भी आया करती थी। तो बेसिकली रिडंडेंसी ही होती थी कि आज की रात शबे बारात है, इसमें जो है ना रात 2 दफा आ गया, शब भी रात को कहते हैं रात, तो रात का लफ्ज रिडंडेंसी है ये। आज शबे बारात है, ये बात ठीक है। सेम ऐसे ही रिडंडेंसी आपने इससे अवॉइड करना है। जब आप एक बात सिंपल कह सकते हैं तो आप उसे क्यों इसका एक्सटेंड करते हैं? देखें, इन्होंने बताया हुआ है कि अननेसेसरी टैक्स आपने नहीं देना है। डू नॉट से इट इज क्लियरली शोन इन टेबल 1। अब देखें, इस बात को आप ना भी लिखते इस पूरे वर्ड्स को, सिंपल आप एक ब्रैकेट में डाल के टेबल 1 दे देते, तो ये क्या हो जाता, बात क्लियर हो जाती। सेम ठीक है। तो ये है रिडंडेंसी, हमने रिजल्ट में रिडंडेंसी से बचना है। तो उसके बाद जो है ना, सप्लीमेंट ऑन सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑनलाइन।
अब ये चीज़ जो है ना आप लोगों के लिए न्यू होगी। जो लोग पेपर सबमिट कराते रहते हैं जर्नल्स में उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। जो नहीं कराते उनको जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि सप्लीमेंट्री मटेरियल बेसिकली हम पेपर में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप 7 टेबल्स दे सकते हैं एक रिसर्च पेपर में। तो इससे लिहाज से जो है ना 7 टेबल्स दे सकते हैं। तो बाकी टेबल जो आपकी नहीं आएंगी तो आप उसे एज सप्लीमेंट्री टेबल के तौर पे दे देते हैं, जो आपके पेपर में नहीं आएगी लेकिन ऑनलाइन जर्नल की वेबसाइट पर वो अवेलेबल होती हैं। सप्लीमेंट्री फाइल उनको हम कहते हैं। उसका लिंक होता है आपके पेपर में सप्लीमेंट्री फाइल्स का। शायद इस पेपर में मौजूद हो तो मैं आपको दिखाऊं कि सप्लीमेंट्री फाइल कैसे दी जाती है, टेबल्स कैसे देनी है। तो वो जर्नल के आपके डाटा के हिसाब से इसमें डाटा बहुत ज़्यादा हो या तो उसको हम वहाँ दे देते हैं, उस पर लिख देते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं, रिजल्ट बताते हैं उसका। लेकिन वो टेबल हमारे पेपर में मौजूद नहीं होगी ऑनलाइन। जिसको वो टेबल चाहिए होगी तो वो उसके लिए अलहदा से जो है ना लिंक पे क्लिक करेगा और सप्लीमेंट्री टेबल पर पहुंच जाएगा। वहाँ मेंशन होता है कि ये टेबल में सप्लीमेंट्री टेबल में दी हुई है। तो शायद इस पेपर में नहीं है सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री मौजूद होती है तो नीचे जो है ना यहाँ सप्लीमेंट्री लिंक मौजूद होते हैं एक्नॉलेजमेंट के बाद। रेफरेंसेस से ऊपर ना लिंक होते हैं कि हाँ भाई सप्लीमेंट्री टेबल देखनी है तो ये इस लिंक पर क्लिक करें। तो इस पेपर में नहीं है। चलें वो मिल जाती है बहुत से पेपर में, आप जब पेपर रीड करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो था ना ये वाली जो चीज़ अब दिखाई ये सप्लीमेंट्री टेबल्स के बारे में है। बहुत से जर्नल्स आजकल इसको कहते हैं कि भाई हमें जो है ना इसी चीज़ में चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टिंग मटेरियल को सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे पोस्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑनलाइन। अगर आप डिजायरेबल करते हैं, आप चाहते हैं तो आप अपनी आथर की इंस्ट्रक्शन जो आथर गाइडलाइन देता है हर जर्नल अपनी, उसको आपने स्टडी करना है और उसके हिसाब से तैयार करना है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि गाइडलाइन को रीड करके कैसे समझना, कैसे है गाइडलाइन को एंड नोट के हिसाब से रेफरेंस कैसे सेट करना है किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एंड नॉट पर बनाऊंगा कि एंड नॉट को अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ब खुद किसी भी जर्नल कोई भी स्टाइल आप लेंगे और आप उस स्टाइल को फॉलो करते हुए अपनी मर्जी का स्टाइल बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। आथर इनटू ईयर स्टाइल या नंबर सिस्टम या आथर डेट सिस्टम जो भी है, तो वो सारा आपको जो है ना मैं उधर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये हमारे रिजल्ट थे। मेन छोटी छोटी बातें लिखी मैंने, सिर्फ दो दो इंग्रेडिएंट होने हैं इसमें और उसका है। तो नेक्स्ट पार्ट जो रिजल्ट के बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर जिसको लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, वो डिस्कशन है। लेकिन अगर आप उसको भी जो है ना इजीली मतलब एक समझ के एक उस हिसाब से चलेंगे तो वो आपको जो है ना इजी होगा। हाउ टू राइट द डिस्कशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्कशन, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डिस्कशन के, डिस्कशन का मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इधर से गाइड कर दूं कि डिस्कशन होती क्या है। डिस्कशन बेसिकली डिस्कस करना होता है। जिस तरह आप ग्रुप में बैठे हैं, दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं, यार मेरे पास जो है ना ये कार है, और दूसरा दोस्त कह रहा होता है या गर्ल्स बैठी होती हैं कह रही होती है कि मैंने जो है ना ये कॉस्मेटिक्स खरीदी हैं, इसका रिजल्ट कैसा है, वो कहते हैं मेरी का रिजल्ट अच्छा है, इस कंपनी की अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है। ऐसे ही ये डिस्कशन है। सेम डिस्कशन भी ऐसे ही होती है, आप अपने रिजल्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं दूसरों के रिजल्ट के साथ। सिंपल दैट्स कॉल्ड डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब आपने अपने रिजल्ट्स को दूसरों के रिजल्ट के साथ डिस्कस करना होता है। मतलब ये देखें इस इन आवर एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आया है, हमने बता दिया। फिर हमने कहा प्रीवियसली ये रिजल्ट आया है 2014 में जियांग के पेपर में, यूपिंग के पेपर में, इन के पेपरों में, मतलब औरों के पेपर के साथ डिस्कस कर दिया अपने रिजल्ट को जिन्होंने इस तरह स्टडी की है। तो ये चीजें यही डिस्कशन है। डिस्कशन में मतलब हम अपने रिजल्ट को डिस्कस करते हैं दूसरों के रिजल्ट के साथ, रेफरेंस देते हैं उनका और उसकी रीजन भी देते हैं कि हमारा रिजल्ट ये है, अगर उसका हमारे से मैच नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसका हमारे रिजल्ट में ऐसी क्या बात थी जो कि हमारा रिजल्ट डिफरेंट आया है। तो उसकी हमें रीजन भी देनी पड़ती है। और रीजन आपको देखिए ये इसमें दिया हुआ द पॉसिबल रीजन फॉर रिवेनियन। मेरे केस में रेजिस्टेंस जो है ना अनस्टेबल थी, तो मैंने उसको बताया कि रीजन एक ये हो सकती है। मतलब एक ये देखिए पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है इस चीज की, और भी चीजों की रीजन दे रखी है इसमें, तो मैं सब चीज नहीं बताऊंगा अभी, टाइम मतलब वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये आप देख लें। तो रीजन भी आपने देनी होती है। ये है डिस्कशन। डिस्कशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैंने आपको बता दिया डिस्कस करना होता है अपने रिजल्ट को दूसरों के रिजल्ट के साथ। तो सिंपल से पॉइंट्स की तरफ आएंगे क्योंकि मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया है, अब आप रीडिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो डिस्कशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1, ट्राई टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल रिजल्ट इन द जनरलाइजेशन।
आपने जनरल करना होता है अपने रिजल्ट को, सारा रिजल्ट क्योंकि आप रिजल्ट सेक्शन में बता चुके हैं, अब सिर्फ जनरल बताना है आपने एक लाइन, और उसके बाद आपने जो है ना उसको डिस्कस करना है। आपने रिकैपिचुलेट नहीं करना, बार बार अपने रिजल्ट को नहीं लिखना है, मेंशन नहीं करना है, आपने उसको डिस्कस करना है सिर्फ। फिर है पॉइंट आउट एनी एक्सेप्शन, एनी लैक ऑफ कोरिलेशन और डिफाइन अनसेटल्ड पॉइंट, मतलब आपने जो एक्सेप्शन दूसरों से नहीं मिलते, आपके डिफरेंट रिजल्ट हैं जो मैंने बताया आपको, आपने उसको डिस्कस करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, और उसके बाद उसको डिफाइन करना है कि ऐसा क्यों हुआ है, आपने उसकी रीजन देनी है। और थर्ड पॉइंट है नेवर नेवर टेक द हाई रिस्क अल्टरनेटिव ऑफ ट्राइंग टू कवर अप डाटा दैट डू नॉट क्वाइट फिट। आपको लाजमी नहीं है कि आपका डाटा अगर थोड़ा डिफरेंट आ गया आप खुद ब खुद उसको चेंज करें, या मैच ही नहीं होता आप उसे डिस्कशन में डाल रहे हैं जो आपसे मिलता ही नहीं है, आप एक इंसेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप उसको साथ उसका रेफरेंस के तौर पे जो है ना एनिमल का डाटा डालते हैं, उससे कंपेयर कर रहे हो, ह्यूमन से स्टडी हो रहे है उसको डाल रहे हो, प्लांट की स्टडी आप इंसेक्ट की कर रहे हैं इंसेक्ट की दे, प्लांट की कर रहे हैं प्लांट की दे। अब एक फिजिक्स वाला साइंटिस्ट जो है ना वो वायर की स्टडी कर रहा है, वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अब वो उसके साथ साथ प्लांट उसको रेफरेंस के तौर पे प्लांट की स्टडी देना शुरू करते हैं, तो वो जो है ना सही नहीं है, वो आपने नहीं देनी। शो हाउ योर रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशंस एग्री और इन कंट्रास्ट विद प्रीवियसली पब्लिश वर्क, आपने बताने हैं कि कैसे आपके रिजल्ट दूसरों से मिलते हैं या कैसे आपके रिजल्ट उनसे मैच नहीं करते, उनके अगेंस्ट हैं, एंटी हैं। तो बहुत से पेपरों में आपको इन कंट्रास्टिंग रिजल्ट भी दिए जाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है प्रीवियसली सिमिलर फाइंडिंग, जैसे हमारे रिजल्ट आए थे वैसी फाइंडिंग भी दी हुई है लोगों ने, ये वाली सिमिलर फाइंडिंग मतलब एग्री हैं जो हमारे साथ। और मोस्ट ऑफ द केसेस लोग दोनों तरह की बातें भी दे सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फाइंडिंग से कंट्रैरी होते हैं, हमारी फाइंडिंग से नहीं मिल रहे होते, उनका भी देते हैं, फिर रीजन देते हैं, पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है वो बता देते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना कंट्रैरी और सिमिलैरिटी की बातें आपने करनी होती हैं, आपकी मर्जी आप दोनों मेंशन करें या आप सिर्फ इन कंट्रास्ट वालों को बता दें या आप सिमिलर वालों को बता दें, प्रीवियसली पब्लिश वर्क को। डोंट बी शाई, डिस्कस द थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसको असल लोगों ने इसी से आपके रिसर्च की वैल्यू का पता लगाना है। आपने शर्माना नहीं है कि यार हमारे वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बनेगा इसका फ्यूचर में, आपने इम्प्लीमेंटेशन बतानी है कि मेरे ये रिजल्ट आए हैं, मैंने इस पे काम किया है 2 ईयर, तो इससे फार्मर को क्या फायदा है, इससे जो है ना डीलर को क्या फायदा है, इससे लोगों को क्या फायदा है, इससे कंपनी वालों को क्या फायदा है। आपने सिंपल एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिहाज से बता देना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन उसको क्या बेनिफिट पहुंचेगा उससे, अपने उसको पॉसिबल प्रैक्टिकल रिजल्ट आपने बताने हैं। और आपने अपने कंक्लूजन को एट द एंड जो है ना उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि मेरा ये कंक्लूजन आया है और इसको यहाँ यूज किया जा सकता है, ये मेरी सजेशन है। बाजू का ऐसा होता है आपका एक रिजल्ट की फाइंडिंग में पेपर की फाइंडिंग से पता चलता है कि इसकी थोड़ी फर्दर स्टडी जरूरी है, तो लोग लाइन एंडिंग लाइन ये लिख देते हैं कि फर्दर एक ये चीज भी जरूरी है, नेक्स्ट टाइम वो फिर उस पर स्टडी करके वो पेपर लिखता है और फिर उसका रिजल्ट को समराइज करता है। आपने हर चीज को समराइज करना है कंक्लूजन को। ये तो मेन मेन पॉइंट्स है इसके, जो डिस्कशन के मेन मेन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये 7 7 कंपोनेंट्स आपने डिस्कशन में अपने लिखने होते हैं। तो देखिए कंक्लूजन के बात आई है तो ये कंक्लूजन का बात जगह जनरल कहते हैं सेपरेट सेक्शन बनाए, हेडिंग के बाद कहते हैं कंबाइन करते हैं, लास्ट पैराग्राफ मोस्टली कंक्लूजन का होता है, इसमें कंक्लूजन लिखा हुआ है स्टडी का और रिकमेंडेशन दी हुई है कि क्या करना चाहिए, कि देखें यूज रोटेशनल ये रिकमेंडेशन है कि दुनिया वालों को क्या करना चाहिए फर्दर और चीज़ों को। तो कंक्लूजन सेपरेट भी होते हैं। अब है जब आप ये लिख रहे होते हैं डिस्कशन, तो उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, फनल शेप होता है। फनल मीन जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ब्रॉडर से लेकर नैरो की तरफ, ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ मूव करता है वो। लेकिन इंट्रोडक्शन डिस्कशन उसके एंटी होती है, उलट होता है, लेकिन ये पेयर में काम करते हैं। मेथड मच एज अ मेथड एंड द रिजल्ट शुड बी कोरेस्पोंड टू ईच अदर, रिजल्ट और मटेरियल मेथड एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं कि मटेरियल मेथड परफॉर्म करके आपने रिजल्ट अचीव किए होते हैं, ऐसे ही इंट्रोडक्शन और डिस्कशन आपस में मिले होते हैं, इंट्रोडक्शन ही आपकी डिस्कशन की बेस बनती है। इंट्रोडक्शन जो है ना क्वेश्चन रेज करते हैं, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन रेज करती है, आपके इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं, और डिस्कशन उन क्वेश्चंस का आंसर देती है। इंडिकेट व्हाट द फाइंडिंग से अबाउट द आंसर, डिस्कशन में क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है आपने।
और फेलियर टू एड्रेस द इनिशियल क्वेश्चन कॉमनली एफलिक्ट्स डिस्कशंस। तो अगर आप क्वेश्चंस इनिशियल क्वेश्चंस ही आपके नहीं होंगे तो फिर आपको डिस्कशन में मुश्किल होगी। बी श्योर द डिस्कशन आंसर्स व्हाट द इंट्रोडक्शन आस्क्ड। आपने इस बात को यकीन कर लेना है कि इंट्रोडक्शन में जो आपने क्वेश्चन रेज किए हैं, डिस्कशन में आपने उनका आंसर दे दिया है। कंटेंट ऑफ इंट्रोडक्शन कॉमनली क्या होता है, मूव्स करता है जनरल टॉपिक से स्पेसिफिक रिसर्च की तरफ, मतलब फनल फॉर्मेट में, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जबकि डिस्कशन क्या होती है, इसके इनवर्स होती है, इन्वर्टेड फनल में मूव करता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आपने जाना है। ये एक एग्जांपल दी, आप इसे पढ़ सकते हैं कि भाई कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी है। इन सिंपल टर्म, प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिस्कशन क्या होता है, रिलेशनशिप को शो करना है, जो आपने अपने फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया, अपने रिजल्ट के रिलेशनशिप को दूसरों के साथ डिस्कस करना है, उनका आपस में रिलेशनशिप बताना है कि एंटी है या उनके सिमिलैरिटी में है, उनकी फेवर में है, आप आपके उनके रिजल्ट आपकी फेवर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, डिस्कशन को एंड कैसे करना है, तो आपने शॉर्ट समरी या कंक्लूजन बताकर उसको एंड कर देना है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि डिस्कशन को एंड आपने उनकी सिग्निफिकेंस बतानी है अपने रिजल्ट की, और एज अ कंक्लूजन के तौर पे शॉर्ट समरी कह सकते हैं आप इसको, कंक्लूजन कह सकते हैं, ये हो गया। तो ट्राई टू बी वेरी क्लियर, इफ यू मीन आई फाउंड दैट और वी कंक्लूड दैट, से सो। जैसे आपको मतलब लगे आपने वैसे, तो सिंपल रहना है, आपने क्लियर रहना है उसमें। कोई ट्राई टू अवॉइड वर्डियर एंड समथिंग एम्बिगुअस। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो स्टोरी आप 5 वर्ड में खत्म कर सकते हैं उसको 100 वर्ड्स में ना ले जाएं। तो आपने समराइज जामे वर्ड यूज करने हैं, तो ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, इसकी ये थी हमारी डिस्कशन। अब इसके बाद होती है कि एक्नॉलेजमेंट। आपको बता दें एक्नॉलेजमेंट क्या चीज़ होती है, किस तरह होती है। आपको मैं आप ये पढ़ सकते हैं जो इधर दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, आप इनको पढ़ें। मैं आपको जनरल इसको जो है ना आम वर्डिंग में बता देता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट में हम करते क्या हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में जो है ना, आपने सिंपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ रिसर्च में हेल्प कराते हैं, लेकिन वो आथरशिप के काबिल नहीं होते, इतनी हेल्प नहीं होती कि आथरशिप उसको हम दें। तो हम उन्हें अपनी डिस्कशन में एक्नॉलेज कर देते हैं कि हम इस पर्सन को एक्नॉलेज करते हैं, इसने हमारे साथ डाटा लेने में हेल्प किया, इस तरह। दूसरा ये है, कुछ लोग आपको हेल्प करते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने में, या रिव्यू करते हैं आपके मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ कर दे देते हैं। आप समझते हैं कि बहुत काम किया उन्होंने, बहुत हेल्प किया, आप उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। कोई आपको रिसर्च में फंडिंग देता है कि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, आप इसी के पास जाते हैं कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ या रिसर्चर हूँ, मुझे फंडिंग की जरूरत है इस काम को, मैं ताकि लोगों का फायदा हो। आप उनकी फंडिंग देने वालों को आप जो है ना एक्नॉलेज कर सकते हैं। किसी इदारे से आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आपके रिसर्च में जो यूज़ हो रही है, तो उनको आप जो है ना एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसकी समझ आ गई एक्नॉलेजमेंट की। बहुत से लोग मे भी ऑथरशिप दे देते हैं और ज़्यादा काम किया हो। देखें, थैंक्स आर ड्यू टू जे जोन्स फॉर असिस्टेंस, उसने एक्सपेरिमेंट में असिस्ट किया है, और आर स्मिथ ने मेरे साथ डिस्कशन में हेल्प की है। इनके मतलब एग्जांपल दी हुई है। किसी की ग्रांट्स जो कोई फेलोशिप वगैरह किसी के पास किए हैं, आप उन्हें एक्नॉलेजमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे आपके एक्नॉलेजमेंट, जिसमें जो है ना उनको मेंशन किया हुआ है। डॉक्टर जेरल विल्डे, कैंसस स्टेट यूएसए के थे, इन्होंने बहुत हेल्प की है इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के साथ। मैंने स्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत एडिटिंग भी की है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इनको जो है ना सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। तो ये थी हमारी एक्नॉलेजमेंट। तो फर्दर थोड़ा सा ये मैंने बनाया था कि रिजल्ट में टेबल कैसे बनानी है, इफेक्टिव टेबल क्या होनी चाहिए, और टेबुलर मटेरियल को कैसे अरेंज करना चाहिए, जनरल की इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये इस वीडियो में कंक्लूड नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आप इनको इधर देख सकते हैं कि इफेक्टिव टेबल्स कैसे बनाएं आप लोग मटेरियल मेथड में, और टेबुलर अरेंजमेंट कैसे करनी है, ग्राफिकल अरेंजमेंट कैसे करनी है, एब्रीवेशंस को फुटनोट कैसे बनाने हैं। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताए भी हैं, थोड़ा सा फुटनोट का आइडिया आप लोगों को दिया भी है। और एडिशनल टिप्स ऑन टेबल्स के ऊपर है। फिर मैं थोड़ी सी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, ग्राफ्स आपने कैसे बनानी है, उसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। सिंबल्स और लीजेंड्स कैसे डालने हैं इसको। और देखें, बहुत बड़ी पिक्चर्स अगर आपको देना ज़रूरी है, लेकिन उस पिक्चर में आप किसी को क्या पता है कि क्या चीज़ देखनी है इस पिक्चर में, वहाँ आप एरोज डाल देते हैं कि रेलिवेंट ये चीज़ आपने देखनी है। और एट द एंड होते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो है ना हर चैनल के मुख्तलिफ होते हैं। रेफरेंसेस पे एक अलग से वीडियो बनाए, कोशिश करूंगा कि पहले वीडियो बनाऊं कि कैसे आपने एंड नोट को इंस्टॉल करना है और क्रैक करना है, ताकि आपको इशू ना दे फ्यूचर में। और दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि एंड नोट को यूज़ कैसे करना है। बहुत बड़ा एंड नोट जो है ना टाइम लेता है, उसमें वर्कशॉप अगर आप अटेंड करें एंड नोट के, आपको जो है ना कंटिन्यूस 2-2 3-3 दिन तक जो है ना 2-2 घंटे देने पड़ते हैं। तो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सब डिस्कस कर दूं कि स्टूडेंट्स जो है ना विदाउट किसी गाइडेंस मेरे वीडियो को देखकर एंड नोट को इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड नोट को यूज कर सकते होंगे। इंशाल्लाह मैं ऐसे बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो है ना मैं एंड नोट की बनाकर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।